दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और बता दें कि इसमें सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पिछले वर्ष भी पूछा गया था, इसलिए ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है 10th का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और जल्दी ही आप लोगों को गणित, इंग्लिश और सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड होगा, तो इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रख ले। तो चलिए हम लोग अब फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, इसमें जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेंगे। 10 यानी 10 क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है फोकस दूरी, यानी एफ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, वो होता है 2f। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 है, 2 हो गया, ये दोनों के बीच में क्या होता है, गुना का निशान होता है, तो यहाँ पे गुना दे दिए। और f हमारा कितना दिया गया है, तो f हमारा 10 दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 लिख लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्वेश्चन का आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं। कौन सा, ए मीटर। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में अम्ल पाया जाता है वो होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा, साइट्रिक अम्ल, ऐसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं ना। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ऊष्माक्षेपी। CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, यहाँ पे यौगिक होगा। ठीक है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, तो इसका नाम यानी व्यंजक चूर्ण है। ऐसे धातु का नाम बताएं जो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी धातु है लेकिन वो ऊष्मा की कुचालक है, तो कौन है वो, लेड। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो शरीर में जितना भी पाए जाते हैं जैव उत्प्रेरक पदार्थ उसे एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दे। जीवाश्म ईंधन का, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का होता है जो जीवों के अवशेष से बने होते हैं ना, वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से बने होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये जो है आपका जीवाश्म ईंधन है। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा ये लंबा होगा पिछले क्वेश्चन से। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके, यानी घटा बढ़ा करके निकट या दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। मतलब इस जो समायोजित करता है फोकस दूरी को, तो इससे निकट रखी हुई वस्तु हो चाहे दूर रखी हुई वस्तु हो, वो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उस वस्तु को। तो ये जो क्षमता है जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं उसे कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, यानी वो कहलाती है समंजन क्षमता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सो देखिए, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। मतलब क्या कि उसके नज़दीक रखा हुआ है तो उस वस्तु को वो स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन दूर रख देंगे तो उस वस्तु को वो देख नहीं पाएगा, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी ये जो कमी है, ये जो दोष है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसे दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। देखिए, इसे अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है
तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, जो विलयन का रंग होता है वो थोड़ा नीला होता है थोड़े से, ठीक है, वो शुरू से ही नीला होता है। तो ऐसा होने के कारण होता है कॉपर सल्फेट। लेकिन जैसे ही इसमें लोहे के कील डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट को ये क्या करता है, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये हटा देता है, ठीक है। तो उसका रंग जो है चेंज हो जाता है विलयन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहे का कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर के जमा होने के कारण भूरा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो उसके ऊपर जो लोहा के ऊपर जो कॉपर जमा होता है उसके कारण से क्या हो जाता है, वो भूरा हो जाता है, इसलिए उसका रंग चेंज हो जाता है विलयन का। वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? तो कौन कौन से वो कारक हैं जिसके कारण से नई स्पीसीज में उद्भव में सहायक होते हैं? तो वो यहाँ पे है, देख सकते हैं क्या है, सो नई स्पीसीज के उद्भव में निम्नलिखित कारक सहायक हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला है भौगोलिक वितरण। कौन सा? भौगोलिक वितरण। फिर है जीनों का विचलन। अगला है अनुवांशिक विभिन्नताएं। तो ये 3 है नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक कारक। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अपमार्जक क्या है ये पहले समझते हैं। तो अपमार्जकों को प्रकृति का सफाई एजेंट कहा जाता है, ठीक है, सफाई एजेंट यानी समझ गए होंगे, यानी साफ सुथरा करने वाला। देखिए हमारे जो पर्यावरण है यानी वातावरण है, इधर आसपास जो भी है, अगर मान लीजिए केला का छिलका आप खा के फेंक देंगे तो उस छिलका को 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब उसमें कीड़ा जो होते हैं ना उसको गला सड़ा करके खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं जो उसको गलाते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं, उसी को अपमार्जक कहते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? प्रकृति में सफाई का काम करते हैं। जो भी अगर जीव भी है, कोई जीव मर गया तो उसको भी उन लोग ही गला सड़ा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये अपमार्जक का कार्य होता है साधारण भाषा में कहा जाए तो, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या है। अपमार्जकों का कार्य जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित करते हैं। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं जो निम्नीकृत हो जा सकता है उसे उन लोग अपघटित करते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं और यह वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, मतलब ये क्या काम करता है, सो क्या भूमिका है इसका। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए इसमें संतुलित करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। लेकिन ये भी बहुत आसान है। इसमें करना ये रहता है कि जैसे कि एन इधर कई गो है, एगो है, राइट, और इधर तीर की इधर क्या है, एन एगो है। तो देखना है दोनों तरफ बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो बराबर करना होगा। और बराबर करने का रूल होता है, नियम होता है थोड़ा सा, उसे आप लोगों को समझना होगा। तो एन हमारा बराबर है, लेकिन एच मेरा क्या है इधर 2 गो, इधर एच क्या है मेरा 3 गो। अब देखिए इधर घट रहा है, तो इसमें क्या किया गया है कि हम यहाँ पे 3 से इसमें गुना कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से कर रहे हैं। ऐसा क्यों बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। देखिए 3 गो किए तो 3 दूना 6 गो यहाँ पे एच हो गया, यानी ये 3 2 जो है दोनों गुना होगा, 3 दूना 6 गो। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या गो है, एच 3 ही गो है। लेकिन जब यहाँ बढ़ाएंगे हम 2 गो, और हाँ एक बात अभी आप रखना है आपको याद कि बायां तरफ ही इधर बढ़ाएंगे हम अपना से, ठीक है, अपना से बढ़ाएंगे, बायां तरफ ही बढ़ाएंगे। देख रहे होंगे कि एन एच का बायां तरफ लिखे हैं और यहाँ पे भी एच के किधर लिखे हैं, बायां तरफ ही बढ़ाए हैं, लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखे हैं तो कितना हो गया, 2 तिया 6, यानी एच हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6। लेकिन आप देख रहे होंगे जो ये 2 है ये एन में भी तो आ गया ना, तो एन हमारा 2 हो गया, तो यहाँ एन मेरा 2 नहीं है तो यहाँ पे भी एन 2 हम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एन इधर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि एन यहाँ पहले ही से 2 है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ाते हैं हम लोग ना, तो यानी एन यहाँ पहले से 2 क्वेश्चन में ही है। तो ये क्या हो गया, अब हमारा ये जो देख रहे होंगे संतुलित हो गया, यही वाला सेम यहाँ लिखे हैं, संतुलित हो गया। तो इसी तरह से आपको देख देख करके अच्छे से कर लेना है बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखते थे एच क्या है 2 गो, यहाँ पे भी एच क्या है 2 गो, तो ये दोनों बराबर है एच। अब देखते हैं इसके बाद क्या है एस, एस क्या है यहाँ पे एगो है, अब बराबर किधर क्या है एगो, यानी दोनों ये भी बराबर है। अब यहाँ देखिए ओ मेरा क्या है 2 गो, यहाँ पे भी मेरा क्या है 2 गो, लेकिन ये यहाँ है तो क्या हो गया 3 गो, यानी इस इधर जो है वो दाहिना तरफ बढ़ गया मेरा, तो घट इधर है इधर। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर लेते हैं, बताएंगे ऐसा क्यों, ठीक है। देखिए 3 और 2 में गुना करेंगे कितना जाएगा, 6 गो ओ हो गया। अब इधर ओ क्या है मेरा 3 ही गो ओ है, तो किस में बढ़ाया जाए जिससे हमारा 6 गो ओ आ जाए, ठीक है, 6 गो ओ।
तो यहाँ पे हम मान लीजिए 2 बढ़ा दिए, ठीक है, कई बढ़ा दिए 2 गो, तो 2 2 का 1 हो गया 4 गो, एक यहाँ हुआ तो क्या हुआ 5 एक हुआ है, अभी भी 6 गो नहीं हुआ है हमारा ओ। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे होंगे कि एस जो है हमारा 2 गो हो गया, एस हमको ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो यहाँ पे हमारा तो 2 गो है ही नहीं है, ठीक है, तो 2 गो नहीं है तो यहाँ पे भी तो हमको एस बढ़ाना होगा ना। तो एस बढ़ाने के लिए हमको पता है कि जो बायां तरफ ही बढ़ाया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं बायां तरफ 2 लिख दिए। अब एच भी मेरा बढ़ गया, एच मेरा यहाँ क्या हो गया 4 गो, यहाँ मेरा एच क्या है 2 एक है, तो अब आपको यहाँ बढ़ा दिए एस में हमको 2, तो एच में भी तो इधर बढ़ाना चाहिए पड़ेगा हमको, क्योंकि ये भी 4 गो चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 गो बढ़ा दिए। तो यहाँ पे 2 गो बढ़ाएं तो एच हमारा 4 गो हो गया, यहाँ पे भी एच हमारा 4 गो हो गया। अब देखिए एस, तो एस भी है मेरा 2 गो और यहाँ पे भी एस मेरा 2 गो। अब देखते हैं ओ मेरा बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे 6 गो ओ, यहाँ पे देखिए 2 गो है तो यानी ओ में भी है ये 2, तो यहाँ 2 गो ओ हो गया, यहाँ पे 2 और ये 2 4, यानी 4 और 2 का 1 हो गया ओ 6 गो हो गया, यानी ये जो है अब आपका मिल गया, ठीक है, यानी ये जो है क्वेश्चन सही हो गया। इसी तरह से नीचे वाला मिलाया गया है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कैसे है सो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो इसमें अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इस सबको आपको समझना होगा और बताएंगे, देखिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन में है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध, देखिए चालक मतलब क्या, जो करंट होता है, तार होता है ना वो, तो उसका प्रतिरोध मतलब वो आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि जो तार है उसमें करंट, ठीक है, करंट को अगर ज़्यादा जा रहा है तो प्रतिरोध कम है, अगर करंट कम जा रहा है तो उस तार में जो है प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि ये करंट को रोकता है, ठीक है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे अगर आप तार देखें तो अलग अलग धातु का तार ले सकते हैं, मान लीजिए चांदी का लीजिएगा, एक एल्युमिनियम का लीजिएगा, तो एल्युमिनियम और चांदी में क्या होता है कि चांदी जो है उसमें अधिक मात्रा में यानी अच्छा विद्युत चालन करेगा, लेकिन जो एल्युमिनियम होगा वो कम विद्युत चालन करेगा, यानी अच्छा विद्युत चालन नहीं करेगा। तो इसका कारण ये है कि चांदी में प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, और एल्युमिनियम में प्रतिरोध क्या होता है ज़्यादा, तो इस कारण से ऐसा होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए चालक मतलब तार, ठीक है, लाइन जो बिजली वाला तार होता है वो, प्रतिरोध मतलब क्या, उसमें रुकावट, ठीक है, यानी तार जो है उससे कितना करंट पास हो रहा है वो, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा अगर तार में यानी चालक में तो करंट कम पास होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा पास होगा, ठीक है, ये हम लोगों को समझना है। तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो देखिए ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये एक था, और दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम प्राप्त हो, ठीक है, मतलब इसको कैसे जोड़ें हम कि हमारा 11 भी प्राप्त हो और फिर जोड़ें तो 1 प्राप्त हो। तो हम इसको देखेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल पहला के देखते हैं किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, ठीक है, चालक की लंबाई मतलब जो तार है उसका लंबाई, अगर बहुत ज़्यादा लंबा आप तार जोड़ देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप छोटा सा बैटरी लगा लीजिएगा, उसमें बहुत लंबा तार जोड़ करके बल्ब जलाइएगा तो आपका बल्ब उतना अच्छा नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि लंबा होने के कारण उसमें प्रतिरोध भी बढ़ गया, ठीक है, इस कारण से। तो चालक की लंबाई। दूसरा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए अगर उसका मोटाई यानी समझ सकते हैं आप, तो मोटाई अगर ज़्यादा मोटा रहेगा, ठीक है, तो उसमें करंट भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ही जाकर वो डेगे पाएगा, नहीं तो फिर उसमें प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम, तो उसमें मोटाई ज़्यादा होने के कारण उसमें प्रतिरोध क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करना होगा तब जाकर वो जाएगा, यानी यहाँ आप जितना चार्ज भेजेंगे उतना चार्ज यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। तो ये उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इस पर निर्भर करता है, यानी मोटाई पे। अगला पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति वही जो भी बताएं, एल्युमिनियम का तार लीजिए और चांदी का तार लीजिए, ठीक है, किसमें सबसे अच्छा विद्युत चालन करता है, तो चांदी वाला अच्छा करेगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रकृति अच्छा है कि इसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है और एल्युमिनियम वाला प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है, ये किसके निर्भर है, पदार्थ की प्रकृति पर। अब है तीनों प्रतिरोध को
किस क्रम में जोड़ना है जो हमको 11 मिले। देखिए तो तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको, श्रेणी क्रम में जो भी था उसको नॉर्मल जोड़ देना। पहला क्या था 2, दूसरा क्या है 3, फिर क्या है 6, तो जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 6 11, तो ऐसे ही आ गया 11 मेरा। तो यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रतिरोध क्या किए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, प्रतिरोध 1, तो ये R से होता है प्रतिरोध, ठीक है, तो इसलिए R1 लिखे हैं पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे 11 ओम, यहाँ ओम ऐसे लिखाता है, ये आप देख लीजिएगा सिंबल बना हुआ रहता है, यहाँ पे सिंबल नहीं बना था इसलिए हमने यहाँ पे शब्द में ही लिख दिया ओम। अब हमें एक लाना है, तो एक हम कैसे लानेंगे, इसे पार्श्वरीय क्रम में जोड़ेंगे यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो पार्श्वरीय क्रम में जोड़ने पर तो क्या होता है यहाँ पे पार्श्वरीय क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए R1 में क्या है 2, R2 में कितना था 3, R3 में कितना था 6, तो ये सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं इसे। देखिए 1/R1 कितना था 2 था, 2 हो गया, और यहाँ पे 1/R2 कितना था 3, तो 3 हो गया, 1 में R3 कितना था 6। अब इसे क्या बनाना होगा एलसीएम, तो 2 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6, तो 1 तिया कितना हो जाएगा 3, यानी भिन्न के जोड़ 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 6 एकम 6, तो 1 एकम 1, 3 2 5 1 6, ठीक है, उस सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 6। अब बाटा में भी कितना है यहाँ लघुत्तम एलसीएम 6, काट देंगे इसे 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना आ गया 1। तो इसे समांतर क्रम में यानी पार्श्वरीय क्रम जोड़ने पर कितना आया 1 ओम आ गया। तो इस तरह से भी बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पे ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि किस आधार पे आपको अंतर बताना है, सो ठीक है। यहाँ पे किस आधार पे है तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, दूसरा होता है भौतिक गुणधर्म के आधार पे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अंतर धातु एवं अधातु में अंतर, देखिए पहले हम देखेंगे धातु में क्या क्या होता है। सो देखिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, धातु जो होती है विद्युत की धनात्मक होती है, इसमें करंट पास होती है, फ्लो होती है, यानी विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु जो होती है कैसा ऑक्साइड बनाती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अगला है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और चौथा में इसका है कुछ अधातुएं, यहाँ अधातुएं नहीं होगा धातुएं होगा, चौथा में है कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थाई हाइड्राइड बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं अस्थाई हाइड्राइड बनाते हैं धातुएं। तो अब देखेंगे हम लोग अधातु में क्या क्या है। देखिए यहाँ अधातु होगा, ठीक है। अधातु विद्युत का धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक नहीं होगा, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होती है, कैसे होती है ऋणात्मक, यहाँ पे आप लोग को बता दूं मैं ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये ऋणात्मक होती है, उसमें धनात्मक इसमें ऋणात्मक होती है, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर ये पता होगा आपको। अगला में है अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, देखिए वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है धातु, लेकिन ये क्या बनाता है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर, यहाँ पे अभिक्रिया कर होगा, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, यहाँ पे होगा जो लिख देता हूँ मैं लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, ये लवण और हाइड्रोजन गैस अम्ल से अभिक्रिया करके नहीं बनाती है अधातु, ये सब आप लोग को लिखना होगा और अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। अधातुएं में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अस्थाई हाइड्राइड बनाती है, देखिए यहाँ जो अधातु है ये हाइड्रोजन से भी क्रिया करके अस्थाई हाइड्राइड बनाती है। वो क्वेश्चंस बन गया। और बता दूं मैं आपको धातु अधातु में अंतर बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए आप उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति
करते हैं। मतलब वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगति होते हैं। वंशानुगति मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम अपने माता पिता के तरह दिख रहे हैं, चाहे उनका कोई भी लक्षण हमारे अंदर आया है, तो हम वंशानुगत हैं और रहते भी हैं हम लोग वंशानुगत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों एक पौधा लिया गया है। मेंडल जो था अपने इस प्रयोग को करने के लिए मटर का पौधा का यूज़ किया था, ठीक है। तो देखेंगे कि उन्होंने कैसे ये सिद्ध किया था, कैसे ये देखे थे, सो प्रयोग किए थे, सो ठीक है। देखिए, मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग में मटर के पौधे के दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। मतलब दो जोड़ी, ठीक है, मटर के पौधा लिया अलग अलग विकल्प का। पहला लिया है लॉन्ग लॉन्ग, मतलब लंबा लंबा पौधा और उसका गोल दाना, ठीक है। पौधा कैसा, लंबा, और उसका दाना कैसा, गोल गोल। और दूसरा पौधा लिया है छोटा, यानी बौना पौधा, ठीक है, और उसके दाने जो हैं झुरीदार हैं, गोला नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, वो लिया और दोनों को संकरण कराया, ठीक है। दोनों पौधा क्या कराया है, संकरण। तो इसके लिए उन्होंने गोल बीज वाले लंबे पौधे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो बताएं सो, और झुरीदार बीज वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया और पाया कि, तो ये संकरण कराया, ये ना लंबा लंबा पौधा गोल बीज वाला और बौना पौधा और झुरीदार बीज वाला, ठीक है, यानी चपटा नकटा बीज वाला, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या पाया, देखिए, पीढ़ी 1 यानी F1 मतलब पीढ़ी 1 में, तो पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे। मतलब क्या हुआ, जब संकरण करा दिए, ठीक है, तो संकरण कराया गया दोनों में, लंबा लंबा वाला में और बौना बौना वाला में। तो संकरण कराने के बाद जो पहला पीढ़ी में आया, सब लंबा लंबा पौधा आया, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग पौधा आए, और गोल बीज वाला, ठीक है, लंबा पौधा गोल बीज वाला आए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पीढ़ी 1 में यही दोनों जो लंबा लंबा आया था उसी को संकरण कराया फिर से। तो जब फिर से संकरण कराया तो उसमें उन्होंने पाया कि कुछ लंबा हुए और कुछ छोटा हुए, और जो लंबा हुए थे वो गोल बीज वाला नहीं थे, झुरीदार बीज वाला थे। झुरीदार समझ रहे थे आप लोग ना, ठीक है, झुरीदार वाला मतलब चपटा उपटा वाला, और उसका रंग जो था हरा नहीं था, ठीक है, अलग हो गया था, पीला वाला आ गया था हरा में, हरा वाला हो गया था पीला में। तो अब यहाँ पे बताइए, इस पीढ़ी में हमारा केवल लंबा लंबा आया था गोल गोल वाला, तो इस पीढ़ी का वंशानुगत हुआ है नहीं। जो शुरू में संकरण कराया गया था लंबा पौधा और छोटा पौधा, बौना पौधा मतलब, तो वो वाला लक्षण यहाँ पे दिखाई दिया पीढ़ी दूसरा में। पहला पीढ़ी में तो क्या आया, केवल लंबा लंबा आया और गोल बीज वाला, ठीक है, लेकिन अबरी क्या हो गया कि लंबा भी आ गया छोटा भी आया, लेकिन जो संकरण कराया गया था बीच में, तो बीच में जो संकरण कराया गया था वो केवल लंबा लंबा के ही साथ में कराया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बीच में तो लंबा केवल था तो छोटा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से, ठीक है, वंशानुगत हो गया। स्वतंत्र रूप से क्यों, क्योंकि बीच वाला में छोटा है ही नहीं था, तो छोटा कहाँ वाला आया, शुरू वाला आया। इसको आप अच्छे से समझने के लिए किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीढ़ी 2 में भी कि F2 में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। नया मतलब प्रदर्शित करते हैं, जो कराया गया था वो नहीं। जैसे कि लंबा लंबा कराया गया, ठीक है, तो उसमें छोटा भी आ गया और लंबा भी आ गया, जो कि यहाँ पे छोटा था ही नहीं है। तो ये जो छोटा और लंबा आया कहाँ वाला आया था, पीढ़ी 1 वाला आया था, यानी F1 वाला यहाँ आया था, ठीक है। तो ये लक्षण क्या हुए, वंशानुगत हुए स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यह स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। तो यह स्वतंत्रता पूर्वक क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल ने इस तरह से प्रूफ किया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, और ये सब एग्जाम में आपको पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो इसलिए ये सब सारा क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस भी इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।